अच्छा, लेकिन कल एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने वाली है। वो यूँ कि कल पंजाब असम्बली का इजलास तो गवर्नर साहब ने कॉल कर लिया है, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो शिरकत का इरादा नहीं रखते, और ना ही जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के सिप्तान खान साहब वो इरादा रखते हैं। जी जी, पुराने स्पीकर ज़ाहिर है, आखिरी लास्ट साबिक। तो वो अगर हल्फ नहीं लेंगे और वो नहीं आते तो एक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। सिचुएशन तो डेवलप होगी, मगर उसकी सोल्यूशन ये रखेंगे कि वो आएंगे नहीं। वो कहेंगे जी कहाँ है स्पीकर साहब जिन्होंने आके हैंड ओवर करना है और नई इलेक्शन करानी जी। जी स्पीकर साहब नहीं आए, बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, डिप्टी स्पीकर ले आए वासिक कुयूम साहब, वो आ जाएंगे। डिप्टी स्पीकर साहब उन्होंने ऑलरेडी स्विच ओवर कर लिया जी, कर लिया स्टेटमेंट देके, तो वो आ गए हैं, तो वो कर देंगे, फिर तो मामला चल पड़ेगा। गवर्नर साहब मोहर लगा देंगे ठा करके, अल्लाह खैर सल्ला, और मरियम अपनी छोटी सी कैबिनेट के साथ काम शुरू कर देगी। और वो आपको बताओ 1 महीने के अंदर वो हर रोज़ एक नया इनिशिएटिव अनाउंस करेंगी। वो ऐसा दिखाएंगी कि शहबाज शरीफ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ भुल जाओ भाई लोगो, मैं जो काम करांगी तुसी शहबाज ਨੂੰ भुल जाओगे। अच्छा। और वो हर रोज़ एक नया ड्रामा, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अनाउंसमेंट ऑफ दिस, अनाउंसमेंट ऑफ दिस, अनाउंसमेंट ऑफ दिस। और उसमें यू विल सी दैट शी इज़ वेरी प्रोमिनेंट एंड दैट शी इज़ गॉट एवरीथिंग इन कंट्रोल, कॉन्फिडेंट, तो शी विल गिव दैट इम्प्रेशन। एंड कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स विल द इम्प्रेशन लास्ट। दैट इम्प्रेशन शुरू में तो ज़ाहिर है वो यही इम्प्रेशन होगा, शहबाज साहब भी वही दिखाएंगे, रनिंग लाइक मैड टू डू थिंग्स, ये वो फुर्ती दिखाएंगे। मगर जो रियल इश्यूज़ हैं, जब मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे ना, तो वो आएंगे जस्ट बिफोर दी when the IMF program comes in April। अच्छा, लेकिन मरियम नवाज साहिबा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा पंजाब में? हमजा साथ चलेंगे, उनके सपोर्ट करेंगे? देखिए, चॉइस नहीं है हमजा की या किसी और की, अब फैसला तो हो गया है। मैं नहीं समझता कि खुशी के साथ ये फैसले हुए हैं, बस हैं, टेंशन्स तो हैं, मगर अब यही रास्ता था। जैसे और जगह पे खुश नहीं है तो यहाँ भी। और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ी सैक्रिफाइस की है कि ठीक है जी, मैं बाहर बहना तो उत्थे भरा ते हत्थे धी ते चलाओ, और चला के दिखाओ तुसी चला सकते हो कि नहीं। तो पंजाब में फैसला साजी में हमें नवाज शरीफ साहब की राय नज़र आएगी बिहाइंड द सीन्स। ओके। और फेडरल गवर्नमेंट में भी बिहाइंड द सीन्स। Okay. जैसे वो जब लंदन में बैठे हुए थे ना, तो बिहाइंड द सीन्स उन्होंने एक छोटा सा दफ्तर बनाया हुआ था वहाँ, और हर रोज़ वो कोई शहबाज साहब से भी बात करते थे और कुछ उनको हिदायत भी करते थे, कुछ उनके सेक्रेटरीज से भी कभी कभी उनको भी कुछ थोड़ी बहुत। सिर साहब मानी जाती थी और अब मानी जाएगी? कुछ हद तक मानी जाती थी, कुछ हद तक नहीं मानी जाती थी, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे दिया जाता था। तो आई थिंक ही इज़ यूज्ड टू इट। और बिकॉज देखिए, आप लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चला सकते। जो लोग बैठे हुए होते हैं उनको पता होता है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आप दूर बैठ के ख्वाहिश तो इज़हार कर सकते हैं, मगर नॉट सो ईजी। मगर मेरा ख्याल है वो इतना, ही विल बी मोर कंसर्न कि मरियम जो है ना, शी शुड गिव अ गुड परफॉर्मेंस। और मियाँ साहब वो हैं कि इनको पंजाब का भी एक्सपीरियंस है, फेडरल गवर्नमेंट का भी एक्सपीरियंस है, हाँ ठीक है ना। सो ही विल बी एबल टू गिव अ गुड एडवाइस। और एडवाइस किस किस्म की देंगे? मेरा ख्याल है सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। ओके। बिकॉज जो शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रेंथ क्या थी, उन्होंने सियासतदानों के साथ काम नहीं किया था पंजाब में, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ अपनी टीम बनाई। परवेज़ इलाही साहब ने भी ऐसा ही किया ना। ये क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स पंजाब के बड़े कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जाहिर है, और वो ठीक ठाक काम करते हैं। आपको याद है इमरान खान साहब भी आए थे तो उन्होंने सबसे पहले यही चैलेंज लिया था अबाउट ब्यूरोक्रेसी। ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये था कि बुज़दार साहब ऐसे नहीं थे कि जो ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कर सकते। बिल्कुल। तो उन्होंने कमज़ोर ब्यूरोक्रेट्स लिए थे, बिकॉज वो नंबर 2 काम करना चाहते थे। अगर आप नंबर 1 काम करना चाहें तो बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो मिल जाते हैं, और वो देन दे गिव डिलीवरी। मैं हमेशा आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द पंजाब ब्यूरोक्रेसी। जब मैं 3 महीने रहा एज चीफ मिनिस्टर ऑफ इंटरिम 2013 में, तो आई नोटिस्ड इट। और जाते जाते जब मैंने फेयरवेल स्पीच भी की, खाना किया था ब्यूरोक्रेट्स के लिए, उन्होंने मेरा किया या मैंने उनका किया, तो मैंने उनकी बड़ी तारीफ़ की थी। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द पंजाब ब्यूरोक्रेसी। कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी, वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी एफिशिएंट। वो और बात है कि अगर आप उनको इधर लगाना चाहें उधर लग जाते हैं, इधर लगाना चाहें तो इधर लग जाते हैं, लेकिन काम अच्छा करते हैं। मगर अगर आप उन्हें कहें काम ठीक करो तो A1 काम करते हैं। बाय द वे, दिस इज़ डिफरेंट from the bureaucracy in KP, Sindh and Balochistan। Okay। ये पंजाब ब्यूरोक्रेसी, और बाय द वे इस ब्यूरोक्रेसी को IMF, वर्ल्ड बैंक सब ने तारीफ़ें की हुई हैं। जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं फ्रॉम डिफेड या इन किस्म की, वो सारे पंजाब को देते हैं कि उनको पता है कि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन ठीक होगी। ब्यूरोक्रेट्स तकड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, तकड़े हैं, और
they do their job. Great compliments for तो मेरा ख्याल है मरियम will choose a selection of bureaucrats, जिसमें कुछ वो होंगे जो कि शहबाज शरीफ साहब रेकमेंड करेंगे, कुछ नवाज शरीफ साहब रेकमेंड करेंगे, और कुछ शायद मरियम अपनी सिलेक्शन करें, तो मिला जुला हिसाब होगा. बट आई थिंक शी विल पुट टुगेदर अ ग्रेट टीम ऑफ ब्यूरोक्रेट्स. एंड आई थिंक अगर वो थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी की बात सुने और थोड़ी सी अपनी करवाएं, तो मेरा ख्याल है एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल सकता है. अच्छा, बिफोर वी गो टू ब्रेक लेने से पहले, क्या कल का इजलास अगर इंडिपेंडेंट्स उसमें नहीं शिरकत करते, चैलेंज हो सकता है जल्दी से? चैलेंज हर चीज़ होगी, एट एवरी स्टेज एक चैलेंज आएगा. सारे हाई कोर्टों में जाएंगे, सुप्रीम कोर्टों में जाएंगे, साथ साथ हुकूमतें चलती चलेंगी और साथ साथ वो फैसले होते जाएंगे. और यही दिस विल बी द सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, कि शुरू में पीटीआई कोई हर रास्ता खोलने की कोशिश करेगी इनको डिस्टेबलाइज करने के लिए. जो पार्टी जा सकती है उस हद तक कि आईएमएफ को कहे कि आप पैसे ना दें, पाकिस्तान डूब जाए, हमें जो होता है मगर पाकिस्तान डूब जाए, ये तो पाकिस्तान डूबने वाली बात है ना. ये तो गवर्नमेंट डूबने वाली बात नहीं है. अगर पैसे नहीं आते तो पाकिस्तान डूब जाता है. तो अगर पाकिस्तान डूब और यहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं, तो वो तो फिर हर बार इस्तेमाल करेंगे टू डिस्टेबलाइज, क्योंकि उनका जो पार्टी इंटरेस्ट है, ठीक है, वो इसी में है कि ये सिलसिला ना चले और कोलैप्स हो जाए, और उस कोलैप्स के बाद फ्रेश इलेक्शंस हो, और उस फ्रेश इलेक्शंस में हम स्वीप करके आएँ, फिर हम सबको देख लेंगे. ठीक है, दे डोंट केयर कि कोलैप्स ऑफ द सिस्टम होता है कि नहीं, वो इस अरेंजमेंट को कोलैप्स करना चाहते हैं. वेरी राइट. लेकिन जाहिर है अगर पास ऐसे प्लान्स हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के पास या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के पास उनका तोड़ भी होना चाहिए. अभी तक तो ऐसा कोई लाहे अमल सामने नहीं आ सका. एक चोटी का सवाल आपकी प्रेडिक्शन के लिए आया है. ये नौमान चौधरी साहब लंदन से क्या पूछ रहे हैं? When will Pakistan have a true democracy, or will it ever happen or not? ट्रू डेमोक्रेसी, हकीकी जमहूरियत. पाजी को मैं ये पूछता हूँ कि मुझे बता दें कि किस मुल्क में हकीकी डेमोक्रेसी है. अब डेमोक्रेसी के स्टेजेस हैं, कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है, कहीं कम डेवलप्ड है. कहीं मेजॉरिटेरियनिज्म फाशिज्म बन जाती है और डेमोक्रेसी नहीं बनती. कहीं माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स भी जो हैं, कोalition गवर्नमेंट्स भी बड़ी डेमोक्रेटिक होती हैं, बिकॉज इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कि आप कोalitions भी बना सकते हैं. अच्छा, अब बात यह है कि हकीकी डेमोक्रेसी, क्या इमरान खान के ज़माने में हकीकी डेमोक्रेसी थी? मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है ये कहना कि हकीकी डेमोक्रेसी थी. क्या हकीकी डेमोक्रेसी सिर्फ एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ होती है? नहीं. देखिए, ये जो लिबरलिज़म है, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का तस्वर बना, इसके अंदर बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जमहूरियत के. अब किसी मुल्क में कोई प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं और बाकी नहीं होते, किसी में कुछ ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं. तो डेमोक्रेसी एक ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं है, उसकी स्टेजेस हैं, और एक कहीं ज़्यादा कहीं कम. और जब बहुत कम हो जाती है तो वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चली जाती है, और अथॉरिटेरियनिज्म से फिर फाशिज्म की तरफ चली जाती हैं. वो भी मेरा ख्याल है वक्त आएगा एक्सप्लेन करने का कि फाशिज्म होती क्या है, उसमें और डिक्टेटरशिप में क्या फ़र्क है, और उसमें और अथॉरिटेरियनिज्म में क्या फ़र्क है. और ये भी मेरा ख्याल है किसी वक्त ये इसके ऊपर मैं ज़रूर बात होनी चाहिए. तो डेमोक्रेसी अब आजकल तो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में भी डेमोक्रेसी कम होती है, और अभी एक सर्वे शाया हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि दुनिया की 190, 188, 186, 187 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं. उन्होंने कहा जा रहा है कि 60 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो गिरा है. मतलब वो पहले 5 आउट ऑफ 10 डेमोक्रेसी थी वहाँ, तो अब 4 आउट ऑफ 10 हो गई या 3 आउट ऑफ 10 हो गई, या वो पहले 7 आउट ऑफ 10 थी किसी एक मुल्क को मिलता नंबर, अब वो 6 पे आ गया या 5 पे आ गया. और वो ये ऑलरेडी डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी साबोटाज हो रहा है, एक डिक्लाइन में है. तो ये कहना कि हकीकी डेमोक्रेसी, मेरा ख्याल है ऐसी कोई चीज़ नहीं है. अगर हकीकी डेमोक्रेसी एक हद तक है, जैसे और वो वहीं है जहाँ वो पैदा हुई, वो यूरोप में और यूके में और फिर अमेरिका में, ये है आपके ओरिजिनल डेमोक्रेटिक नेशन. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने बाजी ली है उसमें, इस इंडेक्स में. अच्छा, और मगर अब हर जगह इन्हीं मुल्कों में अब वो कम होती जा रही है, और ज़्यादा नॉन डेमोक्रेटिक रवैये आने शुरू हो गए. और इलेक्शंस भी ऐसी हो रही हैं जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक किस्म के लोग आने शुरू हो गए, पॉपुलिस्ट्स जो कि ज़्यादा डेमोक्रेसी में इतनी यकीन नहीं रखते. तो अब बात यह है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है हकीकी डेमोक्रेसी. ठीक है, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि ये हुकूमत ज़्यादा डेमोक्रेटिक थी और ये कम है. अब वो कौन से इंडिसेस हैं जिसके साथ आप जमहूरियत को मेजर करते हैं? एक ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सिर्फ एक है. ठीक है.
उसके बाद एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये दूसरा है, ठीक। तीसरा ये है फंक्शनिंग पार्लियामेंट, ठीक है। अगर पार्लियामेंट ही फंक्शन नहीं कर रही तो डेमोक्रेसी कहाँ से होगी? ये तीन मोटी मोटी चीज़ें। फिर ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, ठीक है, एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट इन वेटिंग है, एक ऑपोजिशन है, एक गवर्नमेंट है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मतलब है इस किस्म के और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ह्यूमन राइट्स इंडेक्स है, करप्शन का इंडेक्स है, दीज आर ऑल इंडेक्सेस जिसके ऊपर डेमोक्रेसी का बनता है खाता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहना कि हकीकी डेमोक्रेसी नो सच थिंग, ये कहना कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाए तो हकीकी डेमोक्रेसी होगी, ये नॉनसेंस, ऐसी बात नहीं है। बहुत से और भी इश्यूज हैं, फैक्टर्स और भी बहुत से होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये सारा सोच समझ के बात करनी चाहिए हकीकी डेमोक्रेसी और नॉट। ठीक है। अच्छा, एक और है बड़ा टेक्निकल, ज़हीर अहमद साहब फैसलाबाद से पूछ रहे हैं, अगर नून लीग जो है वो गवर्नमेंट नहीं बनाती तो फिर कौन सा सेटअप जो है वो आगे आ सकता है और किस तरह आ सकता है? इससे नून लीग को नुकसान क्या होगा अगर वो गवर्नमेंट नहीं लेती? सेटअप तो अब आ रहा है ना, सेटअप तो आ रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है सेंटर में, और केपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनने जा रही है पीपल्स पार्टी और बाप की जी, और इधर MQM और PPP की गवर्नमेंट बनने जा रही है सिंध में, ठीक। तो गवर्नमेंट तो बनने जा रही है। अब नुकसान फ़ायदा क्या? देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान जिसका हो सकता है वो है नून लीग, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है जिसका हो सकता है वो है पीपल्स पार्टी। उसकी वजह, पीपल्स पार्टी की पक्की सीटें हैं अपनी सिंध की, 35 सीटें वो हमेशा मिल जाती हैं उनको नेशनल असेंबली में, और हमेशा उनको उतनी प्रोविंशियल असेंबली सीट्स मिल जाती हैं जिससे वो गवर्नमेंट बना लेते हैं। एक आध बंदा इधर से तोड़ के वो उनकी बन जाती है, तो उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा। और वो इस गवर्नमेंट के में जब शमूलियत का ऐलान करेंगे उसके बाद वो मिनिस्ट्रीज़ भी ऐसी लेंगे और ऐसे कंसेशंस लेंगे फेडरल गवर्नमेंट से कि उनका कारोबार चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। अब नून लीग का नुकसान फ़ायदा, नून लीग का तो कोई फ़ायदा नहीं है। सारा जो बुरे काम है जिससे आवाम और नाराज़ होगी वो अब नून लीग करने जा रही है। ये खुश नहीं है कि इन्होंने 16 महीने वही काम किए हैं जिसकी वजह से ये इलेक्शन हार गए। वो और बात है कि गवर्नमेंट में आ गए मगर इलेक्शन ही हारे हुए हैं। अब वो आ गए गवर्नमेंट के अंदर कोalition बना के, अब वो और उसी किस्म के मुश्किल इक़दाम करने पड़ेंगे जिसके साथ आवाम और नाराज़ होगी और PTI की तरफ वोट बैंक उनका और बढ़ेगा। तो सवाल ये है कि ये कब तक सिलसिला चलेगा। कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा देर नहीं चलेगा क्योंकि बेसिकली इनहेरेंटली अनस्टेबल है, मगर उसका जवाब ये है कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है वो डंडा लेके बैठी हुई है और वो इसको चलाएगी, ठीक है। वो और बात है कि और गड़बड़ हो जाए तो वो भी ना चला सके और फिर कोई नया ही प्लान B C D चल पड़े। मगर अगर ये गवर्नमेंट 1.5 साल 2 साल में फ़ारग हो जाती है तो अगली इलेक्शन में PTI नून लीग वाइप आउट हो जाएगी। अच्छा। पंजाब के अंदर उनका वही असर होगा जो पीपल्स पार्टी का असर हुआ है पंजाब में। घाटे का सौदा किया ये, तो ये सौदा जो है जो किया है इसका चक्कर ये है कि अगर तो जल्दी छुट्टी हो जानी है तो नून लीग उड़ जाएगी, आगे से नामो निशान नहीं रहेगा पंजाब के अंदर। 100 प्याज 100 जूते। तो अगर ये 2 साल काट जाते हैं धक्का लगा के इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के साथ, और भी तरीके हैं, और PTI जो है वो जो हमला करना चाह रही है इसको गिरा नहीं सकती, और ये 2 साल काट जाते हैं, तीसरे साल में मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये जो मुश्किल इक़दाम लिए हैं ना ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे, ये फ्रूटफुल होंगे, इकॉनमी ग्रो करनी शुरू हो जाएगी और अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। चौथे साल तक अगर ये रह गए तो इनके पास पैसे भी इतने होंगे कि ये आवाम को एक दफ़ा फिर ख़रीदने की कोशिश करेंगे, आवाम को खुश करेंगे, आवाम माजी भूल जाएगी। आवाम देखेगी यार हुण तो ठीक हो गया है, हुण तो नौकरियां भी मिलती पे ने, लैपटॉप्स भी मिलते पे ने, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी चल रहा है, सिपैक भी चल पड़ा है, ये भी हो गया वो भी हो गया, सड़कें भी बन रही हैं, अल्लाह खैर सल्ला यार नून लीग वाले ठीक ही कर रहे हैं, सब भूल जाएंगे। तो उस सूरत में नून लीग की फिर रिवाइवल हो जाएगी। तो अब ये ट्रिक ये है कि क्या ये 4 साल 5 साल काटते हैं कि नहीं काटते। अगर इनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है या करवा लेते हैं अपनी छुट्टी, क्योंकि अपनी भी हमाकतें हो सकती है ना, लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, अखा कट सकते हैं, दूजे दे अगे जड़े दे अगे अखा नहीं कटनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर ये देखा जाएगा। वो तो फाइनेंस मिनिस्टर अगर इसहाक डार साहब आए तो शायद ये हो सकता है। आपने ये खबर नहीं नाम ना लें कि कौन आएगा और क्या करेगा, मेरा ख्याल है इस दफ़ा बड़ी रेड एंड ब्लू लाइंस नज़र आएंगी सबको जो भी आएंगे वहाँ। अच्छा। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अच्छा सेठी साहब, जब इकोनॉमी रिवाइव करने की बात होती है तो CPEC की भी बात होती है, और इस सिलसिले में मोहम्मद